हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके बीच पॉलिटिकल की क्लास लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संविधान सभा। इससे पहले के सभी टॉपिक जो हमारे हुए हैं वो प्ले लिस्ट पर उपलब्ध हैं, कृपया आप उनको जरूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संविधान सभा। तो क्या पढ़ना है हमको आज संविधान सभा में? देखिए, संविधान सभा में पढ़ना है संविधान का विचार किसने दिया या उसका प्रतिपादन कैसे हुआ है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में क्या क्या कार्रवाई हुई है और संविधान सभा में कौन सी इंपॉर्टेंट समितियां बनी हैं, आज हम सब ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, संविधान सभा आपने आज से पहले भी कई बार पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आज। क्या क्या पॉइंट आपके लिए एग्जाम के इंपॉर्टेंट है ये भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का प्रतिपादन या विचार किसने दिया था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी देखेंगे किसने दिया है। और पूरे संविधान सभा में सदस्य वगैरह की संख्या जो भी रही है, इस सब के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमारा है संविधान सभा का विचार किसने दिया। तो देखिए, संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम इंग्लैंड के सर हेनरी मैन ने दिया था। तो देखिए, इंग्लैंड में जो था कुछ सामंतवादी थे और उनमें एक नेता था जिनका नाम था क्या? सर हेनरी मैन। तो इनके द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया था। वो बात अलग है, संविधान सभा का गठन करने में फ्रांस और अमेरिका सबसे आगे रहे। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पुराना संविधान बनाया है, लेकिन प्रतिपादन जो संविधान सभा का विचार है वो इंग्लैंड के सामंतवादी नेता और सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट जानते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है ये बाल गंगाधर तिलक का एक स्वराज विधेयक आता था, उसमें दिया गया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बात की गई है। किसके पत्र में? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो है 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारतीयों का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये बात अंग्रेजों को कही थी महात्मा गांधी ने कि जो भारतीयों का संविधान बनेगा वो भारतीयों के अनुरूप ही बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की। तो क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश जो सरकार थी उनको कहा कि हमें जो चाहिए, हमें एक संविधान सभा चाहिए। तो इसमें अंग्रेजों ने भी कहा था अगर तुम्हें लगता है तो तुम खुद का संविधान बनाकर दे दो। तो मोतीलाल नेहरू ने जो है इसके लिए एक स्वराज पार्टी का भी गठन किया था 1924 में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। संविधान सभा का जो औपचारिक प्रतिपादन था वो एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1934 में, क्योंकि ये पेपर का प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रतिपादन औपचारिक रूप पर किसने किया। औपचारिक का मतलब ऑफिशियल तौर पर किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का प्रतिपादन किया गया था या संविधान सभा का विचार दिया गया था। औपचारिक का मतलब क्या है? ऑफिशियल तौर पर दिया गया था। ठीक है, इससे पहले के सबके सब बोल तो रहे थे लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, सबका आप ऐसे ही चल रहा था, किसी ने भाषण में कह दिया, किसी ने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया, लेकिन यहाँ पर जो है पहली बार कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट आपके पास आती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका ये कथन था। जी ऑस्टिन का था। और बुक का नाम भी आपको ये ध्यान रखना है, क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी बुक है? जी ऑस्टिन की बुक है। क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस का जो निर्णय है वो पूरे भारत का निर्णय होता था उस टाइम पर, इसीलिए ये कथन कहा गया है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो ये था संविधान सभा के प्रतिपादन के बारे में। चलिए अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला है किसके बारे में? सदस्यों की संख्या के बारे में। तो आइए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या के बारे में जानते हैं कितनी थी। तो आप सभी को मालूम है संविधान सभा में क्या हुआ था? पूरे भारत में मतलब देसी रियासतें भी जिसमें शामिल थी, इसके अलावा ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ कमिश्नरी थी। कमिश्नरी क्या थी? कमिश्नरी ऐसे क्षेत्रों को बोलते थे जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, वहां सरकार नहीं चलाती थी, वहां एक आदमी को नियुक्त करती थी और उसे बोलती थी कमिश्नर। और वो कमिश्नर जो है पूरे एरिया पर रूल करा करता था, वहां के लिए कानून वगैरह बनाना, वहां की पूरी व्यवस्था देखना उस कमिश्नर का कार्य था। तो उस क्षेत्र को बोला करते थे कमिश्नरी। बाकी देसी रियासत आप जानते हैं, देसी रियासत ऐसे क्षेत्र को बोलते थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट अधिकार में नहीं थे, अंग्रेज वहां पर डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। वो बात अलग है कि इनडायरेक्ट अंग्रेजों का ही शासन चलता था, क्योंकि जो वहां पर राजा थे वो अंग्रेजों के क्या करते थे? अधिकार में थे। तो देसी रियासत ऐसे क्षेत्रों को बोला करते थे जो रियासतें राजाओं के कंट्रोल में हुआ करती थी। इसके अलावा ब्रिटिश प्रांत कौन थे? तो ब्रिटिश प्रांत ऐसे क्षेत्रों को बोलते थे जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कब्जा था और ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ने वहां पर अपनी सरकारें बना रखी थी, तो उनको कहते थे ब्रिटिश प्रांत। तो देखिए कौन कौन से थे।
तो अब जानते हैं इसके बारे में। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। अब जब इलेक्शन हुए तो इसमें कितने थे? संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 की गई थी। तो संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे संविधान सभा के अंदर, जिसमें से 292 प्रांतों से आने थे, चीफ कमिश्नरी से 4 आने थे और देसी रियासत से 93 आने थे। तो बताया जैसे मैंने आपको, ब्रिटिश प्रांत मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट अधिकार था, अंग्रेजों का डायरेक्ट अधिकार था, जहां पर अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, उसको कहते थे ब्रिटिश प्रांत। इसके अलावा देसी रियासत बताया जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, वो बात अलग है, ये राजा भी अंग्रेजों के ही कंट्रोल में थे, पर था वहां राजाओं का शासन, तो ऐसे क्षेत्रों को कहते थे देसी रियासत। और 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी अभी बताया आप लोगों को, ऐसा क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर रखा था, वहां पे सरकार नहीं बनाते थे, वो अपने एक आदमी को नियुक्त करते थे और उसको बोलते थे कमिश्नर, और वहां की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कमिश्नर बनाता था। ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता था कमिश्नरी। ठीक है, तो कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। ये अजमेर मारवाड़ एक ही है। ठीक है, कुर्ग जो है ये कर्नाटक वाला बेल्ट है, बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में, आप सुनते होंगे बलूच आर्मी ने ऐसा कर दिया, बलूच आर्मी ने वैसा कर दिया, पाकिस्तान के इतने सैनिकों को मार दिया, तो ये चीज़ चलती रहती है, तो वो बलूच यही है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र है, और एक दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 क्या थे हमारे? 4 हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो टोटल 292 प्लस 4 प्लस 93, तो टोटल 389 सदस्यों को निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा में 389 सदस्य जाकर के बैठेंगे। ठीक हो गया यहां तक। अब जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों में क्या हुए? इलेक्शन हुए। किसके लिए हुए? संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए। तो जैसा कि आपको मालूम है संविधान सभा में कितनी सीटें थी? 389। इनमें से 292 प्लस 4 296 सीटों के लिए इलेक्शन होना था। बाकी 93 पे देसी रियासतों में इलेक्शन नहीं होना था, वहां अलग सिस्टम था। लेकिन जो ये 296 सीटें हैं इन पर इलेक्शन करवा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैसा इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन था ये। और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बाद अब जो नतीजे आए वो क्या थे? तो चुनाव परिणाम की स्थिति क्या थी? तो देखो टोटल कितनी सीटें हैं? 292 प्लस 4 टोटल 296 सीटें हैं, जिनमें से 199 प्लस 9 यानी कि 208 कांग्रेस जीती। अब 199 प्लस 9 का क्या मतलब है? तो देखो 199 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस डायरेक्ट जीती है, और 9 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस नहीं जीती है, लेकिन कांग्रेस के जो समर्थित यानी कि कांग्रेस जिनको समर्थन दे रही थी अपना, ऐसे 9 कैंडिडेट जीते। तो टोटल कांग्रेस के कितने कैंडिडेट हो गए? 208। 199 उनके डायरेक्ट थे और 9 ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे रखा था। तो टोटल कितने हैं कांग्रेस के? 208। इसमें से 73 कौन जीती है? मुस्लिम लीग जीती है। मुस्लिम लीग कौन सी पार्टी है? वही मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी है, इसके 73 थे। 7 जो हैं अन्य पार्टी के, छोटी मोटी पार्टियां थी, इनके 7 जीते, 7 कैंडिडेट, और 8 कैंडिडेट जो थे वो निर्दलीय थे। ठीक हो गया। तो टोटल ये पूरे 296 सीटों का रिजल्ट आ गया, जिसमें से कांग्रेस ने एक तरफा 208 सीटें जीती। अब इसके बाद क्या हुआ? अब देखो, अब बात करेंगे टोटल, ये तो हमने जो अभी जाना कि 208 सीटें कांग्रेस जीती है, 73 मुस्लिम लीग जीती है, ये जाना हमने पार्टी बेस की, पार्टी कौन सी कितने चुनाव जीती है। लेकिन अब बात करें संप्रदाय के आधार पर यानी धर्म के आधार पर कौन कितनी सीटें जीता है, तो संप्रदाय के आधार पर सामान्य जो हैं 213 सीटें जीते हैं, मुस्लिम जो हैं वो 79 जीते हैं, और सिख जो हैं वो 4 सीटें जीते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य देखो 213, सामान्य का मतलब ये है इसमें अब सभी लोग आते हैं, SC ST वगैरह OBC जितने भी हैं, हालांकि उस समय OBC का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, पर जितने हो गए ये 213 हो गए, इसमें महिला सदस्य वगैरह सब सामान्य में। मुस्लिम कितने हो गए? मुस्लिम हो गए 79 और सिख 4। तो ये संप्रदाय के आधार पर सीटों का विभाजन था। तो सामान्य जाति के कितने लोग जीते थे? 213 लोग इस चुनाव में जीते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के कितने लोग जीते थे? तो ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है कि महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? 26, और जनजाति के 33 सदस्य थे। ये भी आपको याद रखना है कि टोटल मेंबर्स में संप्रदाय के आधार पर ये सीटें हैं, और ये वर्ग। वर्ग क्या होता है कि अब आप संप्रदाय के भी अंदर डेप्थ में जा रहे हैं और देख रहे हैं किस कम्युनिटी के कितने हैं। जैसे आप जनरल कैटेगरी बोल रहे हैं या सामान्य जाति, तो सामान्य जाति में महिला है, ठीक है, तो वैसे ही उसमें देखा जा रहा है सामान्य जाति में कौन महिला, कौन SC है, कौन ST है, कितने कितने कैंडिडेट उनके जीते हैं। अब क्या हुआ? अब भारत का विभाजन हो गया। आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 का विभाजन हो गया। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से थे, तो अब उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो भारत के थे, ठीक है, कुछ पाकिस्तान से भारत आए, कुछ भारत से पाकिस्तान चले गए। कौन? संविधान सभा के सदस्य। तो अब जो संविधान सभा में टोटल मेंबर्स रह गए वो कितने रह गए? 299 सदस्य रह गए संविधान सभा के अंदर, जिनमें से
प्रांतों से कितने हैं 229 हैं और देशी रियासतों से कितने हैं 70 कैंडिडेट हैं। यह आपको याद रखना है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी, ठीक, जिनमें से प्रांतों से 229 और देशी रियासत से 70 थी। इससे पहले कितनी थी प्रांतों से, तो 292 थी, अब कितनी हो गई 229 हो गई। बस समझ लो 2 और 9 ने अपने आप को इंटरचेंज कर लिया। तो ये था संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने जाना संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसमें आपको मेन नाम याद रखना है एम एन रॉय द्वारा 1934 में संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। बाकी स्टेटमेंट का ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारतीयों की संविधान सभा भारतीयों के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर प्रश्न ये बन जाए कि सबसे पहले संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक का एक पत्र था जिसका नाम क्या था, स्वराज विधेयक, उसमें सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया था। आगे होगी आपको इतनी बात समझ में। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब क्या कह रहा है कार्यवाही। अब बात करेंगे संविधान सभा में क्या क्या कार्रवाई हुई है, कैसे कैसे हुई है, उस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में बैठक हुई, जिसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय कक्ष कहा जाता है संसद भवन का। ये पुराने संसद भवन की बात हो रही है, अब तो खैर नया संसद भवन है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में आयोजित हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है, केंद्रीय कक्ष कहा जाता है संसद भवन का। इसके अलावा क्या हुआ, अब जिस दिन ये बैठक हुई उसी दिन क्या करा गया, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। तो देखो जिस दिन सभा हुई, सभा होने पर क्या होगा, सबके सब लोग आकर के बैठ गए। अब जब आकर के बैठे हैं तो इसमें कोई ऐसा आदमी भी तो चाहिए जो पूरी बैठक को क्या करेगा, लीड करेगा या उस बैठक का नेतृत्व करेगा। तो अब उसके लिए होनी चाहिए वोटिंग। अब वोटिंग होने के लिए भी तो एक लीडर चाहिए जो वोटिंग करवाएगा। अगर वोटिंग हो रही है तो वोटिंग होने के लिए भी तो कोई एक आदमी चाहिए जो वोटिंग करवाएगा। तो क्या करा गया, एज के हिसाब से जो सबसे सीनियर मेंबर था, सीनियर मेंबर को क्या करा गया, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया। तो टेम्परेरी अध्यक्ष किसको बनाया गया, या अस्थायी किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया है। अब जिस दिन ये बनाया गया उसी दिन एच.सी. मुखर्जी को क्या करा गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी चुना गया। तो 9 दिसंबर को 2 कार्य हुए हैं। पहला कार्य क्या हुआ है, संविधान सभा में एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया है। कौन है अस्थायी अध्यक्ष, तो जो अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके अलावा उपाध्यक्ष को चुना गया एच.सी. मुखर्जी। अब क्या हुआ, अगले 2 दिन बाद फिर बैठक हुई 11 दिसंबर को। अब जब 11 दिसंबर को बैठक हुई तो फिर से वोटिंग करवाई गई। अब वोटिंग करवाने के बाद अब क्या करा गया, एक परमानेंट अध्यक्ष को चुना गया। और परमानेंट अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है संवैधानिक सलाहकार का, तो देखो जो संविधान सभा बन रही है इससे भी तो कहीं पर कानूनी सलाह वगैरह चाहिए होगी या ड्राफ्ट वगैरह तैयार करने में कोई मदद चाहिए होगी। तो उसी के लिए किसको नियुक्त किया गया था, बी.एन. राव को। तो बी.एन. राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। और एक पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग ने जो पहली बैठक हुई थी इसका बहिष्कार किया था। पहली बैठक क्या, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार ही किया था संविधान सभा का। आगे होगी बात इतनी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो 9 दिसंबर की बैठक हो गई। 9 दिसंबर को वो उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। अब क्या होगा, अब काम होगा संविधान सभा के अंदर। अब जब संविधान सभा के अंदर कार्य होगा तो अब क्या करा गया, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो देखो आज के समय जो हमारी प्रस्तावना है उसका मूल रूप कह सकते हो आप उद्देश्य प्रस्ताव को, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब क्या था, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया गया। और ये पास कब हुआ, तो ये पास हो गया 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। तो 13 दिसंबर को लाया गया और कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को ये पास हो गया। लगभग 1 महीने के बाद इसको पास कर लिया गया। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। अच्छा, पेपर में प्रश्न आया हुआ है ये कि उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। यह आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो पेपर में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जहां से हम पढ़ लेते हैं, उससे भी एक पॉइंट आगे जाकर के पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब क्या है, अब देखो भारत का जब ये उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह आ गया तो अब संविधान सभा में कार्य शुरू हुआ। तो बी.एन. राव ने क्या करा, बी.एन. राव द्वारा
अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। तो अब बी.एन. राव कौन है? संवैधानिक सलाहकार। तो इन्होंने क्या करा? संविधान सभा का एक ड्राफ्ट तैयार करा। संविधान सभा का क्या करा? पहला ड्राफ्ट तैयार करा। अब आप ये मत सोचना ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। उस पर भी चर्चा करते हैं अभी। तो पहला ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। किसने तैयार किया है? बी.एन. राव ने। अब बी.एन. राव ने ये तैयार करके दिया संविधान सभा को। अब संविधान सभा को इस ड्राफ्ट पे करनी थी, चर्चा करनी थी, या कह लो इस पर देखना था कि क्या चीजें सही है क्या गलत है। अब जब उन्होंने लाया अपना क्या ड्राफ्ट लेकर के आए, तो फिर संविधान सभा ने प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई। कब बनाई? 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। आप लोग ऐसा मत समझना कि संविधान सभा पहले दिन बैठी और उसी दिन सारी समितियां बन गई। समितियां ऐसे नहीं बनी। समितियां जरूरत के हिसाब से बनी। जब जब जैसे जैसे जरूरत हुई तब तब वैसी वैसी समितियां बनाई गई। तो 29 अगस्त को जब बी.एन. राव ने अपना ड्राफ्ट पेश किया संविधान सभा के सामने, तो संविधान सभा उस प्रारूप पर विचार करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने प्रारूप समिति बनाई, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। ठीक हो गया। अब जब प्रारूप समिति पर विचार करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर को बुलाया गया और बी.आर. अम्बेडकर ने इस पर विचार करा, तो बी.आर. अम्बेडकर ने फरवरी 1948 में ये दिया। ठीक है, यहां पर तो 26 अक्टूबर लिखा है ना। फरवरी 1948 में संविधान सभा के सामने पहला प्रारूप लाया। अब उस प्रारूप पर डिस्कशन हुआ, कई सारे चेंज हुए। अब चेंज होने के बाद क्या हुआ? वो ड्राफ्ट वापस बी.आर. अम्बेडकर के पास गया। बी.आर. अम्बेडकर ने जो जो चेंज बोले थे संविधान सभा ने, उन सबको करने के बाद अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके कब दिया है? 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप संविधान क्या करा है? संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा है। तो बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया? बी.आर. अम्बेडकर के पास आया कब? 29 अगस्त को बी.आर. अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई। 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई ड्राफ्ट के लिए कि आप इस ड्राफ्ट पर विचार करो। ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद, जो प्रारूप था उस पर विचार करने के बाद, फरवरी 1948 में संविधान सभा के सामने प्रारूप रखा गया। अब उस पर संविधान सभा ने कुछ चेंज करने के लिए कहा। अब चेंज करने के बाद बी.आर. अम्बेडकर ने क्या करा है? बी.आर. अम्बेडकर ने फाइनल प्रारूप कब रखा है? 26 अक्टूबर को संविधान सभा के सामने पे रख दिया। अब जब संविधान सभा में रखा, तो अब संविधान सभा उस पर दोबारा से चर्चा करेगी। तो संविधान सभा ने क्या करा? अब प्रारूप के ऊपर चर्चा करनी स्टार्ट करी। टोटल 3 वाचन हुए। 3 वाचन का मतलब आप कह सकते हो 3 सेशन हुए इस पर चर्चा करने के लिए। किस पर? प्रारूप पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा में कुल 3 अधिवेशन हुए, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग, या 3 वाचन हुए ऐसा भी कह सकते हैं, या 3 सेशन हुए ये भी कह सकते हैं। अब कब कब हुए देखते हैं। तो देखो, संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन हुए, या विचार विमर्श भी कह सकते हो। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा वाचन कब हुआ है? तो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। अब इन्होंने क्या करा है? प्रारूप पर पूरी की पूरी चर्चा करी है, प्रारूप पर डिस्कशन हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दूसरा वाचन जो है ये बहुत लंबा चला है, लगभग 1 साल का चला है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग 1 साल तक ये पूरा का पूरा वाचन चला। और प्रारूप पर जितने भी चेंजेस होने थे, सब ने अपने अपने विचार रखे, जितना एडजस्ट हो सकता था किया संविधान सभा में, जितना चेंज हो सकता था वो किया। और पूरा बदलाव होने के बाद जब पूरा प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार हो गया संविधान का, तो तब जाकर के बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव को पारित किया। कब किया? तो यह है संविधान सभा को पारित करने का प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को रखा। देखो अभी तक तो क्या करा है? अभी तक ड्राफ्ट रखा है संविधान सभा के सामने पे। कब रखा था? आपने देखा 26 अक्टूबर 48 को रखा था। ड्राफ्ट को रखने का कारण क्या था? ड्राफ्ट रखने का कारण यह था कि भाई मैंने तो बना दिया है संविधान, अपना प्रारूप तैयार कर दिया है, आप लोग देख लो, कुछ चेंज करना है तो बता देना। अब इस पर सब लोगों ने चर्चा करी, किसी को कोई चीज़ सही लगी नहीं लगी, वो पूरी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जब सब चीज़ फाइनलाइज हो गई, तो अब बी.आर. अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कहा, ये रहा संविधान का प्रारूप और मैं आज इसको आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं इसको पारित करने का। पारित करने का मतलब क्या है कि मैंने संविधान सभा का प्रारूप बना लिया है, आप लोग इसको पारित करिए। पारित करने का मतलब यह है कि आप सब लोग वोटिंग करिए कि आपको सही लग रहा है और इसको पास कर दीजिए। तो क्या हुआ? 26 नवंबर को बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा के सामने प्रारूप का क्या रखा गया? संविधान सभा का के सामने प्रारूप रखा गया उसको पारित करने के लिए, और 26 नवंबर को ये प्रारूप पारित हो गया। क्या लिखा है? संविधान सभा को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। इसी दिन पारित हो गया।
जिस दिन प्रारूप रखा उसी दिन पारित हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि जिस दिन प्रारूप रखा गया 26 नवंबर को, उसी दिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और कहा आज इसे हमारा संविधान क्या हो रहा है, अंगीकार कर रहे हैं। अंगीकार का मतलब आज हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, आज से भारत का संविधान यही होगा। इस लाइन का मतलब यही है। अब क्या कहा है, संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर करे और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8। तो 26 नवंबर जिस दिन ये संविधान सभा ने हमारे संविधान को, प्रारूप को या संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, अंगीकार किया, उस दिन टोटल 284 मेंबर उपस्थित थे और उन 284 मेंबर्स में से 8 कौन थी, महिला सदस्य शामिल थी इसमें। आपको समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण होने में कुल 11 अधिवेशन 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। 11 अधिवेशन का क्या मतलब है, 11 अधिवेशन का मतलब है टोटल 11 सेशन हुए हैं। ठीक हो गया। संविधान सभा में कितने सेशन हुए हैं, 11 अधिवेशन हुए हैं। अब प्रारूप, अब जो संविधान सभा का प्रारूप था इस पर कितने दिन बहस हुई, तो इस पर 114 दिन बहस हुई। जो आप देख रहे हैं ना, 3 वाचन हुए संविधान सभा के प्रारूप पर। कितने वाचन हुए, 3 वाचन हुए। अगर 3 वाचन में टोटल निकाला जाए तो कितने दिन बहस हुई है, 114 दिन बहस हुई है। और टोटल संविधान सभा के लिए कितने अधिवेशन हुए हैं, तो 11 अधिवेशन हो गए। इतनी बात हो गई क्लियर। अब क्या कहा है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस दिन संविधान में कुल 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। हो गया क्लियर। जिस दिन 26 नवंबर को भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, उस दिन 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे संविधान में। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब क्या कहा है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई है, 12वीं बैठक 24 जनवरी को हुई है, 24 जनवरी 1950 को। अब क्या हुआ, 26 नवंबर को पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन उस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। उसका क्या कारण था, उस पर अभी चर्चा करते हैं। लेकिन वो जो बैठक, उसके बाद कहा गया अब जो संविधान लागू होगा वो होगा 26 जनवरी को होगा। अब 26 जनवरी को होगा तो जिस दिन लागू होगा उससे 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी को एक लास्ट बैठक हुई, वो 12वां बैठक थी इनकी। इससे पहले कितने अधिवेशन हो चुके थे, 11, और इसको मिलाकर के कितने हो गए, 12। अब प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है, अगर 26 नवंबर तक पूछा, 26 जनवरी तक पूछा जा रहा है तो 12 हुए हैं, और 26 नवंबर 1949 तक कहा जा रहा है तो 11 अधिवेशन संविधान सभा के हुए हैं। उम्मीद है आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस प्रकार से भारत का संविधान तैयार हो गया। तो ये हमने जाना संविधान सभा की कार्यवाही के बारे में। उम्मीद है आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, लास्ट पॉइंट है। अब अच्छा, इसी दिन, अच्छा जिस दिन, अभी पॉइंट का क्लियर नहीं हुआ, जिस दिन ये संविधान सभा का लास्ट दिन था 26 नवंबर को, उसी दिन क्या करा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखो, संविधान सभा तो बन गई, संविधान सभा ने संविधान भी बना दिया। अब संविधान सभा का काम कंप्लीट हो गया, तो संविधान सभा को अब बाय बाय करने की बारी आ गई। तो इन्होंने क्या कहा, आज से संविधान सभा हो रही है खत्म, और जितने भी संविधान सभा के मेंबर हैं ये आज से मेंबर क्या कहलाएंगे, पार्लियामेंट के मेंबर कहलाएंगे, अर्थात संसद के मेंबर कहलाएंगे। कब तक, जब तक भारत में चुनाव नहीं हो जाते, प्रॉपर सरकार नहीं बन जाती, तब तक ये जो संविधान सभा के सदस्य हैं तब तक ये संसद के सदस्य कहलाएंगे। यानी कि संविधान सभा को खत्म कर दिया, और जो ये संसद के सदस्य थे इन्होंने इसी दिन भारत का राष्ट्रपति चुन लिया। क्योंकि आपको पता होगा भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो क्या करा गया, तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इसके अलावा कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 393। अगर आपसे जैसे कोई भी बुक है, चाहे भारत कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, मैथ्स की पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की पढ़ रहे हैं, जीके की पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई एक नाम होता है। ऐसे ये जो भारत का संविधान है, अगर इस बुक का नाम पूछा जाए, जो भारत का संविधान बुक है, इस बुक का अगर नाम पूछा जाए कि क्या नाम है, अगर आपसे शॉर्ट टाइटल पूछा जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 393 में, संविधान के अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत के संविधान की बुक है, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया है, अगर आपसे उसका टाइटल पूछा जाए, बुक का टाइटल क्या है, जो बुक के फ्रंट पेज पर लिखा जाएगा, तो टाइटल क्या है, भारत का संविधान। कौन सा आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 393 में लिखा है। अब हुआ क्या, देखो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर हो गया तैयार। अब जब संविधान तैयार हो गया तो अब कहा गया इसको लागू कर देते हैं, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया, अगर आपको याद होगा 26 जनवरी 1930, ठीक, 26 जनवरी 1930 को नेहरू द्वारा क्या करा गया था, भारत का तिरंगा फहराया गया था। तो यह माना गया था कि उसी दिन हमारा गणतंत्र मनाया जाएगा। अब वैसे तो यह था कि उस दिन हमारा क्या बनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन भारत तो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया।
अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को हो गया, तो अब क्या करा, तो भारत का संविधान इन्होंने सोचा 26 जनवरी को लागू करेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 26 नवंबर को संविधान तैयार हो चुका है, तो 26 जनवरी को कैसे करें, इतना लेट कैसे लेके जाएं। तो फिर संविधान में एक आर्टिकल और लिखा गया है 394, और क्या कहा गया है उसमें कि संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को हम डिसाइड कर रहे हैं। यानी कि संविधान के आर्टिकल 394 में ये लिख दिया कि संविधान जो लागू होगा वो कब होगा, 26 जनवरी 1950 को होगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक लास्ट आर्टिकल है इसमें 395 में क्या कहा है, देखो 395 में निरसन के बारे में बताया गया है। किसके निरसन के बारे में, तो देखिए निरसन का क्या मतलब है, यहां से निरसन का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त करना। तो अभी तक जो भारत चल रहा था, भारत किससे चल रहा था, 1935 के एक्ट से, 1947 के एक्ट से। 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इन दोनों एक्ट से भारत का शासन चल रहा था। कब तक, जब तक भारत का खुद का संविधान नहीं बना था। लेकिन अब भारत का खुद का संविधान बन गया, तो अब क्या करा इन्होंने, आर्टिकल 395 में इन्होंने लिखा कि हम वो सारे एक्ट क्या कर रहे हैं, वो सारे कानून खत्म कर रहे हैं और आज से भारत का खुद का कानून लागू होगा। यानी कि आज भारत क्या बन गया, एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। संप्रभु राष्ट्र आपको बताया क्या होता है, संप्रभु राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को बोलते हैं जो खुद अपनी नीतियां तय करता है, किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। तो पिछली क्लास में हमने जाना था, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसमें भारत को औपनिवेशिक राज्य बताया गया था, क्योंकि उस समय तक भारत इंग्लैंड के कानून को मानता था। लेकिन आज से भारत का खुद का कानून बन गया, तो अब भारत क्या हो गया, एक संप्रभु राज्य हो गया। चलिए, तो ये पूरा का पूरा संविधान सभा आपकी कंप्लीट हो गई। अब संविधान सभा के सदस्य, वो समितियों के बारे में जानते हैं। तो समितियां कौन सी हैं, तो देखिए संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी, बाकी क्या थी, छोटी समितियां थी। अब कौन कौन सी समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखी गई है बोर्ड पर, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें प्रारूप समिति है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति कब बनी है, 29 अगस्त 1947 को बनी है। और प्रारूप समिति के आपको अध्यक्ष का भी ध्यान रखना है और प्रारूप समिति के सदस्यों का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि पेपर में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जो 22 समितियां हैं, इनमें से 8 बड़ी समितियां हैं। इन 8 में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछी गई है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके अलावा जितनी समितियां बनी हैं वो अभी देखिए, ये बाकी की समितियां, ठीक है, संघ शक्ति समिति, संघीय विधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, प्रारूप समिति। ये राष्ट्रीय ध्वज और तदर्थ समिति भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रारूप समिति तो ऑलरेडी है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी समितियों का आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये आपका संविधान सभा का चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार 1773 के एक्ट से लेकर के और संविधान सभा तक हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आए होंगे। जिसने अभी तक की क्लास नहीं देखी पुरानी, उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अब हमारा प्रॉपर जो भारत का संविधान है वो स्टार्ट होगा। अगली क्लास में हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसे लगा ये भी जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।